मार्सेल की जड़ें 3 देशों फिलिस्तीन, सीरिया और यूक्रेन में है। 3 पीढ़ियों से उनका परिवार युद्धों से भाग रहा है। अंतिम पड़ाव पेरिस में आके रुका। कुछ ऐसी ही कहानी है मार्सेल की। कई सीरियाई लोगों की तरह मार्सेल युद्ध शुरू होने के 5 साल बाद 2016 में फ्रांस पहुँचे। पैदल या अस्थायी नाव पर नहीं, बल्कि हवाई जहाज़ से, लेबनान से सीधा फ्रांस के लिए। मार्सेल कहते हैं, मेरा परिवार 3 देशों से आता है और फिर भी आज मैं उनमें से किसी में भी नहीं रह सकता। कुछ हफ्ते पहले उसकी माँ लुडमिला यूक्रेन से पेरिस में उनके साथ शामिल होने के लिए आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। अपनी प्रसन्न मुस्कान और जगमगाती आंखों के साथ मार्सेल के पास व्यतीत होकर अपने देश से निर्वासित होने के सिवा कुछ भी नहीं है। वह खुद हमें आश्वस्त करते हैं कि उनका बचपन शानदार रहा और आज 30 के दशक में एक युवा के रूप में उनका पूरा जीवन है। हालांकि उनकी कहानी संघर्षों का एक संक्षिप्त संस्करण है जो लगभग एक सदी से चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनका फिलिस्तीन से सीरिया तक का अति कठिन संघर्षमय जीवन के सफ़र के बारे में। मार्सेल आगे कहते हैं, 1948 में इजराइल देश के निर्माण के साथ मोहम्मद जकी अब्दो, मार्सेल के दादा याफा, जो कि अब इजराइल का भाग है, के एक समृद्ध व्यापारी थे। उन्होंने दमास्कस, सीरिया में शरण लेने के लिए फिलिस्तीन छोड़ दिया। मार्सेल कहते हैं, हमारा परिवार जड़ से उखड़ गया था, लेकिन फिर भी अच्छा था। दमास्कस के बीचों बीच हमारा बड़ा अपार्टमेंट था और वह भी चैम्प्स एलिसीज के बराबर। मोहम्मद जकी ने अपने बच्चों की परवरिश दमास्कस में की, इस विचार के साथ कि वे जल्द ही अपने देश फिलिस्तीन लौट आएंगे। इस बीच उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश किया। उनके बेटे नाबिल, मार्सेल के पिता ने मैकेनिकल इंजीनियर में डॉक्टरेट के लिए लुहांस्क, डोनबास, यूक्रेन में अध्ययन किया। वहां उनकी मुलाकात ल्यूडमिला लियोनोवा से हुई, जो मैकेनिकल इंजीनियर की छात्रा भी थी। 1988 में अपनी पढ़ाई के बाद नाबिल और यूक्रेन से लुडमिला सीरिया के दमास्कस में रहने चले गए, फिर से अपनी फिलिस्तीनी और सीरियाई जड़ों के साथ रहने के लिए। परिवार ने एक रूसी विदेशी के आगमन का स्वागत नहीं किया और दोनों प्रेमियों को फिलिस्तीनी शरणार्थी जिले यारमूक में जाना पड़ा, जो एक बहुत गरीब जिला था। मार्सेल नाबिल और लुडमिला का दूसरा पुत्र है। उनका जन्म 1992 में हुआ था। मार्सेल कहते हैं, मेरे पास केवल अपने बचपन की सुखद यादें हैं। मैं और मेरा बड़ा भाई बिगड़ेल बच्चे थे। हम बहुत घूमे। मेरे पिता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उस समय उनकी एक उल्लेखनीय स्थिति थी। मेरी माँ ने खुद को हमारे लिए समर्पित करने का फैसला किया और हमें पियानो की शिक्षा दी। मार्सेल ने अपना पूरा बचपन संयुक्त राष्ट्र के UNRWA स्कूलों, फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसियों में बिताया। मैं उनमें से कई के पास गया। उस समय वे दमास्कस के सबसे अच्छे स्कूल थे। हमारे पास जगह थी, रसायन विज्ञान के लिए प्रयोगशालाएं, ड्राइंग के लिए वर्कशॉप और सबसे बढ़कर फिलिस्तीनी शिक्षक जो अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। सबसे अधिक पढ़े लिखे सीरियाई हमारे स्कूलों से ईर्ष्या करते थे और अपने बच्चों को वहाँ रखना पसंद करते थे। एक बच्चे के रूप में मार्सेल ने पियानो और गिटार सीखा। वह एक मंडली में बजाया करता था और अक्सर अपने माता पिता के साथ थिएटर जाता था। उन्होंने 9 साल तक अभिनय और शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास भी किया और बाल कलाकार भी बन गए। 8 और 16 साल की उम्र के बीच वह सीरियाई टेलीविज़न के लिए 25 विज्ञापनों में दिखाई दिए। पूरे मध्य पूर्व में प्रसारित एक शैक्षणिक टेलीविज़न श्रृंखला में खेले। स्नातक करने के बाद उन्होंने वास्तुकला का अध्ययन शुरू किया। 7 साल बाद विश्वविद्यालय में उन्होंने देश के शीर्ष 10 में स्नातक किया। लेकिन 2011 में युद्ध छिड़ गया। पहले साल युद्ध थोड़ा दूर था। तब दमास्कस में, हमारे पड़ोस की राजधानी में, सबसे पहले हमला किया गया था। हमें अपना अपार्टमेंट छोड़कर सिटी सेंटर में अपने मौसी के घर जाना पड़ा। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी।
उसी समय मेरे पिता में अल्जाइमर के लक्षण दिखना शुरू हो गए। एक बीमार पिता, एक युद्ध और भविष्य के लिए बहुत कम आशा। मार्सेल का बड़ा भाई फ्रांस में है और कई सालों से एक फ्रांसीसी महिला के साथ रिश्ते में है। फिर से युद्ध, फिर से भागना। हमने फैसला किया कि हम यूक्रेन चले जाएंगे। हालांकि पिताजी कभी भी यूक्रेन की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन लौटने का सपना देखा था। यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका था। पिताजी उस समय अपने अल्जाइमर से बहुत विकलांग थे। वह अपने आप कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें लेबनान से होकर गुजरना पड़ा। वह खुद को धो नहीं सकते थे, खुद खा नहीं सकते थे या सबसे सरल काम नहीं कर सकते थे। इसलिए इस यात्रा पर वह नरक से गुजरे। लेकिन वे अंततः कीव के दक्षिण में बिलास्तेरकवा पहुँचे। कुछ महीने बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। वह बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सके। अपने माता पिता को निकालने के बाद ही मार्सेल ने दमास्कस छोड़ा। अपने यूक्रेनी पासपोर्ट के साथ उसने लेबनान से फ्रांस के लिए उड़ान भरी। ग्रेनोबल में मास्टर 2 में दाखिला लिया और शहरी वास्तुकला में वह अपनी डिग्री को मान्य करने में सक्षम रहा। 2017 से वह पेरिस में रह रहा है, जिसे वह अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानता है। सभी सड़कों, चौकों, रेस्तरां, उसे सब कुछ पता था। अधिकांश पेरिसियों से बेहतर वह फ्रांस को, उसके सभी कोनों को भी जानता था। 2016 से उसने यूरोप के 21 देशों का दौरा किया है। मार्सेल की मां लुडमिला अपने 2 बेटों के समर्थन के साथ यूक्रेन में उसकी छोटी पेंशन के साथ लगभग 40 यूरो प्रति माह सबसे अच्छी तरह से रह रही थी। लेकिन 24 फरवरी 2022 को युद्ध उनके पास लौट आया। 28 फरवरी को रूसी आक्रमण के 4 दिन बाद उसने बिलासेरकवा को छोड़ दिया। यूक्रेन और हंगरी के बीच की सीमा पर और फिर बुडापेस्ट ट्रेन स्टेशन में बिताए अंतहीन घंटों के साथ पेरिस पहुंचने में उसे 4 दिन लगे। वह अब पेरिस में है। मैं उसके लिए उन दोस्तों के साथ आवास खोजने में सक्षम था जो अक्सर पेरिस में नहीं होते हैं। मार्सेल कहते हैं, अपार्टमेंट में केवल एक चीज़ है जिसकी उसे वास्तव में ज़रूरत है, एक पियानो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के लिए इंटीरियर डिज़ाइन और सीनोग्राफी में कुछ वर्षों तक काम करने के बाद आज मार्सेल एक आर्किटेक्चर फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसके पास वास्तव में कभी काम की कमी नहीं थी और उसे शरणार्थी का दर्जा सहने की आवश्यकता नहीं थी। एक छात्र के रूप में, फिर एक कर्मचारी के रूप में उसके पास एक वैध निवास परमिट है। हालांकि प्रत्येक नवीनीकरण में उसने पसीना बहाया है। इलेडी फ्रांस के एक कम्यून के लिए स्कूल में अरबी और रूसी बोलता हूँ। यह मेरी पैतृक और मातृभाषाएं हैं। मैं अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोलता हूँ, जो कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से 4 भाषा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की संतान हूँ। मार्सेल एक दिन शरणार्थियों के स्कूलों को डिज़ाइन करना चाहता है। ऐसे स्कूल जहाँ बच्चे अन्य बच्चों की तरह सीख सकते हैं, खेल सकते हैं, बढ़ सकते हैं और खिल सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों, UNRWA के स्कूलों ने उसके लिए जो किया है उसे वापस देने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।